हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर स्टडी चैनल। यस, स्वागत करते हैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग इसके पहले इलेक्ट्रिसिटी में एक लेक्चर कवर कर चुके हैं। आज इलेक्ट्रिसिटी में आपका सेकंड लेक्चर में स्वागत करते हैं। ठीक है, यस, क्या हाल चाल? बढ़िया, एकदम मस्त। तो बने रहिए मेरे साथ और एकदम मस्त हो जाइए। आज हम शुरुआत करेंगे। आज हम देखेंगे इलेक्ट्रिसिटी को आगे बढ़ाते हुए, आवेश को आगे बढ़ाते हुए, यानी जिसका हमने अध्ययन कर चुका है। ठीक है, आज हम जानेंगे इलेक्ट्रिक करंट क्या है। ठीक है, विद्युत धारा क्या होता है, किसे कहते हैं, ओम का नियम क्या है, इसके अलावा विभव, विभवांतर, और साथ ही साथ हम देखेंगे कि ओम के नियम में जो रेजिस्टेंस होता है, यानी कि जो प्रतिरोध होता है, उसका मतलब क्या होता है, एंड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है। ठीक है, यस। तो चलिए फटाफट हो जाइए तैयार मेरे साथ। उठाइए कॉपी और कलम, नोट्स बनाना चालू कीजिए। चलिए करते हैं लेक्चर की शुरुआत। यस, तो प्यारे बच्चों, आप लोगों ने देखा था इसके पहले लेक्चर में, सबसे पहली बात आपने देखा था आवेश को लेकर के। ठीक है, क्या देखा था? आवेश को लेकर के, जिसका मतलब हमने बताया था आवेश, अगर इलेक्ट्रिसिटी समझ रहे हैं, विद्युत धारा को समझना है, इलेक्ट्रिक करंट को समझना है, तो सबसे पहले आपको आवेश का डिटेल लेना पड़ेगा। ठीक है, चैनल पर नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो इसके पहला वीडियो लेक्चर जरूर कवर करें, जो कि डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, यस, इस वीडियो का मजा लेना है, आप इसके पहले लेक्चर जरूर कवर करें। चलिए, आवेश का मतलब क्या होता है बताए थे आपको। आवेश क्या होता है, सबसे पहली बात लिखेंगे, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण, एक ऐसा गुण होता है, ठीक है, जिसके कारण उसमें, किसमें, पदार्थ में, उसमें विद्युत धारा तथा, दो बातें, विद्युत धारा तथा चुंबकीय प्रभाव हो सकते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट। चुंबकीय प्रभाव क्या होता है, उत्पन्न होता है या उत्पन्न हो, क्या कहलाता है, विद्युत आवेश कहलाता है। क्या कहलाता है? विद्युत आवेश कहलाता है। ठीक है, नोट करेंगे ये बातें, नहीं नोट किया तो नोट करेंगे बातें। किसी पदार्थ का हुआ गुण जिसके कारण उसमें विद्युत धारा तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो, विद्युत आवेश कहलाता है। स्टूडेंट आपको बता दें, इसको क्यू से डिनोट करते हैं। क्यू का मतलब क्या होता है, एन ई। क्या होता है? एन ई। यहां पर अगर ध्यान से देखा जाए तो एन का मतलब क्या होता है, एन का मतलब होता है ट्रांसफर, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, क्या बोलेंगे, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जिसका मान हो सकता है 1 2 3 4 5 6, राइट। इसके अलावा स्टूडेंट अगर ई की बात करते हैं तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलाम के बराबर होगा। ठीक है, इतनी बातें आपको आनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा बताए थे कि जो आवेश होता है, आवेश जिसको हम क्यू से डिनोट करते हैं, क्यू से प्रदर्शित करते हैं, आवेश जो होता है यह एक अदिश राशि होता है। क्या होता है? यह एक अदिश राशि होता है, अदिश राशि होता है, यह एक अदिश राशि है। ठीक है, यह एक क्या है, अदिश राशि है। इसका मात्रक आप क्या देखते हो, इसका मात्रक हो जाएगा कूलाम। क्या हो जाएगा? कूलाम। ठीक है, दूसरी भाषा में अगर देखा जाए, एसआई यूनिट में जो आवेश होता था, एसआई यूनिट में क्या होता था, आवेश, यानी कि एम्पियर इंटू टाइम, दैट मीन्स क्या बोलेंगे, कूलाम। क्या बोलेंगे? कूलाम। कूलाम का मतलब होता है एम्पियर इंटू टाइम। ठीक है, क्या मतलब होता है, एम्पियर इंटू टाइम। ठीक है, यस। अब चलिए, इसके अलावा आपको बताया गया था कि आवेश दो तरह से होंगे, या तो प्लस वाला है तो माइनस वाला। ठीक है, अब आवेश में या तो धनावेश होगा या तो क्या होगा,
ऋण आवेश होगा। दो तरह से आवेश होंगे। तो आवेश का डिस्कशन, यानी इसके पहले लेक्चर में आपको बताया गया है कि आवेश दो तरह से होंगे, या तो पॉजिटिव वाला या तो निगेटिव वाला। इस बेस से, यानी बेंजामिन फ्रैंकलिन ने जो नाम दिया था, पहले लेक्चर में बताया है, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने आवेश को दो तरह से बांटा है, एक धनात्मक एक ऋणात्मक आवेश। ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमको क्या पढ़ना है, ये तो रहा पिछला वीडियो लेक्चर। ठीक है, ये तो रहा पिछली बात है जो हमने पढ़ा रखा है आवेश के बारे में। ठीक है, अब हम जानेंगे विद्युत धारा। क्या जानेंगे? विद्युत धारा। ठीक है, अब हम बात करेंगे विद्युत धारा। ठीक है, ये तो रही पुरानी बातें। अब नई बात क्या है? नई बात क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम होगा विद्युत धारा। क्या कहेंगे? विद्युत धारा। ठीक है, जिसे इंग्लिश में कहेंगे इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, अब चलिए विद्युत धारा को देखते हैं। तो हेलो बच्चों, विद्युत धारा जो होता है टोटल डिपेंड होता है आवेश पे। मैंने आपको पहले बता रखा है कि आवेश में दो तरह की बात आपको नोट करनी चाहिए। पहली बात क्या कि अगर आवेश रेस्ट पर है, रेस्ट का मतलब आराम कर रहा है। ठीक है, तो उस पोजीशन में जो वेग होगा वह जीरो होगा। ठीक है, क्या होगा? जीरो होगा। तो यहाँ पर उत्पन्न होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, यहाँ पर उत्पन्न होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता है वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। ठीक है, या इसमें बोल सकते हैं, यहाँ पे जो अध्ययन करते हैं वो अध्ययन करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। ठीक है, स्थिर वैद्युतिकी का जहाँ पे अध्ययन किया जाता है वहाँ पे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आते हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड तब आएंगे जब आवेश होगा रेस्ट पर। कहाँ होगा? रेस्ट पर। दूसरी बात है क्या है कि अगर आवेश मूव कर रहा है, क्या कर रहा है? मूव कर रहा है, तो उस पोजीशन में जो वेलोसिटी होगा वह नियत होगा। नियत का मतलब है फिक्स होगा। यूं बोलेंगे एक्सीलरेशन हो जाएगा जीरो, यानी कि यहाँ पे त्वरण क्या है? कुछ ना कुछ है, लेकिन यहाँ पे त्वरण क्या है? जीरो है। तो यानी कि जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, जब आवेश मूव कर रहा है, तो उस पोजीशन में उत्पन्न हो जाएगा इलेक्ट्रिक करंट। क्या मिलेगा? इलेक्ट्रिक करंट। तो यहाँ पे बच्चों आपको देखना है विद्युत धारा के बारे में, आपको समझना विद्युत धारा को लेकर के। ठीक है, तो आवेश से संबंध विद्युत धारा किस पोजीशन में जब आवेश क्या करेगा? मूव करेगा। जब आवेश मूव करेगा तब क्या मिलेगा? इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि विद्युत धारा। ठीक है, अच्छा चलिए अब हम बात करेंगे कि वास्तव में विद्युत धारा का परिभाषा क्या बनेगा। तो आप जानते हैं कि जो विद्युत धारा होता है, विद्युत धारा आवेश प्रवाह का दर होता है। क्या होता है? आवेश प्रवाह। क्या होता है? आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ये आप जानते हैं, अगर नहीं जानते तो देख लें। आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। दूसरी बात है क्या है? तो देखें, तो इसके अलावा और परिभाषा बन सकता है। मतलब अगर हम एवरेज निकालते हैं धारा का, यस एवरेज ग्रुप में देखेंगे तो कैसे होगा? मतलब बच्चों आपको सबसे पहले एक कंडक्टर लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? एक चालक लेना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर कुछ ऐसा, सपोज ये क्या कंडक्टर है। ठीक है, और इसमें अनुप्रस्थ काट एक बिंदु लेंगे, यही बोलेंगे अनुप्रस्थ काट लेंगे, जिसमें से होकर डेल क्यू कुछ मात्रा में, यानी आवेश में चेंजेस हुआ है डेल टी समय में, तो इस पोजीशन में डेल क्यू बटा डेल टी
यानी आवेश प्रवाह की दर क्या हो जाएगा, विद्युत धारा हो जाएगा। ध्यान देंगे। एकांक समय, समय क्या चाहिए, एकांक चाहिए। एकांक का मतलब क्या होता है, एकांक का मतलब होता है 1 सेकेंड। क्या होता है, 1 सेकेंड। क्या बोलेंगे, किसी चालक के, लिख लो ना हो तो क्या लिखेंगे, किसी चालक के, ये दूसरी भाषा है विद्युत धारा की। किसी चालक के दिए गए बिंदु से, दिए गए बिंदु की बात करें तो क्या होगा, अनुप्रस्थ काट होगा। क्या होगा, अनुप्रस्थ काट होगा। दिए गए बिंदु यानी कि अनुप्रस्थ काट से एकांक समय में होकर क्या, गुजरने वाला आवेश, होकर गुजरने वाला आवेश क्या कहलाता है, विद्युत धारा कहलाता है। सिंपल सी बात, एक बार और समझेंगे। ये एक कंडक्टर है, ये एक चालक है, ठीक है। यहाँ पर हमने एक पॉइंट लिया या यूं बोलेंगे अनुप्रस्थ काट लिया, यहाँ पे थोड़ा सा एक हिस्सा लिया, छोटा सा हिस्सा लिया, तो यहाँ से पक्का है आवेश जाएगा। और जितना आवेश जाएगा मतलब सपोज हमने टाइम दिया 1 सेकेंड, 1 सेकेंड मतलब क्या होता है, एकांक समय दिया, समय को एकांक लिया, ठीक है। तो एकांक समय में इस चालक में इस बिंदु से होकर जितना डेल क्यू जाएगा वही डेल क्यू इस चालक का यानी इस चालक में बहने वाले विद्युत धारा का मान हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सी बात। आप लिख सकते हो कि जो आई होगा, आई किसके रूप में, एवरेज के रूप में, यहाँ पे आई एवरेज भी निकल जाएगा, वाट डेल क्यू बाई डेल टी के बराबर होगा, ठीक है। इतनी बातें आपको नोट करना चाहिए। जो आई एवरेज होगा, एवरेज का मतलब क्या होता है, एवरेज का मतलब होता है औसत। क्या होता है, औसत, ठीक है। तो जो आई एवरेज होगा वो क्या हो जाएगा, डेल क्यू बटे डेल टी, ठीक है। दूसरी बात, अगर ये पॉइंट बहुत ज्यादा सूक्ष्म है, बहुत ज्यादा छोटा हमने ले लिया, तो उस पोजीशन बोलते हैं बच्चों, उस पोजीशन बोलते हैं तात छड़ी। क्या बोलते हैं, तात छड़ी के बोलते हैं। जब तात छड़ी की बात होगी तो यहाँ पर आई हो जाएगा इंस्टैन्टेनियस यानी कि डेल नहीं बल्कि हो जाएगा डी क्यू बाई डी टी हो जाएगा, ठीक है, डी टी हो जाएगा, ठीक है। ये रही बातें, ये दो बातें एडवांस हुआ किसमें, इलेक्ट्रिक करंट में, विद्युत धारा में, ठीक है। पहली बात क्या है कि आवेश पे डिपेंड इलेक्ट्रिक करंट, आवेश रेस्ट है तो कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। आवेश में क्या लेना है, आवेश जब मूव करेगा, जब वेलोसिटी नियत रहेगा और वहां पे एक्सीलरेशन यानी कि त्वरण क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो वहां विद्युत धारा उत्पन्न होता है। और सिंपल सी बात कहेंगे, जब आवेश मूव कर रहा है तो आवेश की प्रवाह हो रहा है। क्या हो रहा है, प्रवाह हो रहा है। तो आवेश की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, सिंपल सी बात। दूसरी भाषा में आप ऐसे भी देख सकते हो चालक के भीतर कैसे आवेश का प्रवाह होता है, ठीक है। तो अभी तक आपने क्या देखा, अभी तक आपने क्या देखा कि जो विद्युत धारा है, जो विद्युत धारा है क्या है, आवेश बटे, क्या देखा आपने, आवेश बटे समय के बराबर देखा, ठीक है। या यूं बोलेंगे आल्सो राइट हियर, जो आई है वह क्यू बाई टी के बराबर है। यहां पे अगर कुछ और बातें करते हैं तो क्या मिलेगा, धारा यानी कि इसका जो मात्रक होगा, Q का मतलब क्या होता है, Q का मतलब होता है कूलाम। क्या होता है, Q का मतलब होता है कूलाम। एंड बाय टाइम का मतलब क्या होता है, सेकेंड। तो कूलाम बाई सेकेंड, ठीक है। यस कूलाम बाई क्या हो जाएगा,
सेकेंड, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात क्या है, दूसरी बात क्या है, यह एक अदिश राशि है। क्या है, यह एक अदिश राशि है, ठीक है। और आपको बता दें, आपको बता दें, आपको बता दें, अगर अगर धारा, अगर धारा क्या है, अगर धारा 1 एम्पियर है, हेलो, अगर धारा 1 एम्पियर है, अगर धारा 1 एम्पियर है, एम्पियर का मतलब क्या होता है, एसआई यूनिट में मात्रक, किसमें, एसआई यूनिट मात्रक। तो अगर धारा 1 एम्पियर है, यानी 1 एम्पियर का मतलब क्या होगा, 1 एम्पियर मतलब हो जाएगा 1 कूलाम, 1 कूलाम बटे 1 सेकेंड, ठीक है। 1 एम्पियर मतलब हो जाएगा 1 कूलाम बटे 1 सेकेंड, ठीक है। अच्छा, अगर डायरेक्ट देखोगे तो प्रेक्षण के हिसाब से 1 एम्पियर का जो वैल्यू होता है बच्चों, वो होता है 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड के बराबर होता है। बातें नोट करेंगे, 1 एम्पियर का जो डायरेक्ट वैल्यू होता है वह किसके बराबर होता है, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड के बराबर होता है। तो मुझे लगता है स्टूडेंट यहाँ तक हर एक बातें इलेक्ट्रिक करंट के भीतर हर एक बातें आपको समझ में आई होंगी कि वास्तव में इलेक्ट्रिक करंट का आधार क्या है, वास्तव में इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या है, ठीक है। अब हम कुछ और इंपॉर्टेंट बात बताएंगे आपको कि इलेक्ट्रिक करंट में जो परिपथ होता है या जो परिपथ का आरेख होता है उसका मतलब क्या है, या यूं बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट का जो धारा है, जो दिशा है, वह कैसे है, ठीक है। यस, तो यहां तक नोट करें, स्क्रीनशॉट लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, अब हम देखेंगे कि वास्तव में जो विद्युत धारा का परिपथ आरेख है उसका मतलब क्या है। तो विद्युत धारा परिपथ आरेख, जरा ध्यान देंगे, ये बात उस समय की है जिस समय विद्युत का सबसे पहले सर्वप्रथम प्रेक्षण किया गया, उस समय इलेक्ट्रॉनों के बारे में कोई विशेष जानकारी नहीं थी, इसलिए, अब हो गया गड़बड़, इसलिए क्या किया गया, धनावेश के प्रवाह को इलेक्ट्रॉन की दिशा मान लिया गया। धनावेश की प्रवाह को इलेक्ट्रॉन की दिशा, यहाँ पे धनावेश की दिशा रहेगा, सॉरी, यहाँ पे धनावेश की दिशा को ही, धनावेश की दिशा को ही इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा मान लिया गया, ठीक है। ये बार और समझेंगे, ये बात उस समय की है जब सबसे पहले प्रेक्षण किया गया, किसको लेकर के, विद्युत को लेकर के। तो उस समय इलेक्ट्रॉनों के बारे में कोई विशेष जानकारी नहीं थी कि इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करेगा। तो यह देखा गया बच्चों कि वहां पर जो धनावेश था परिपथ में लगा हुआ, बैटरी का जो धन टर्मिनल था, उसी की दिशा में इलेक्ट्रॉनों की प्रवाह की दिशा को माना गया। अगर हम परिपथ आरेख बनाएं तो कुछ ऐसा बनेगा, जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। ये एक परिपथ आरेख बनना स्टार्ट हो गया और यहाँ पे एक बल्ब लगा देंगे, ठीक है। यस, कुछ ऐसा। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो इसमें कुछ ऐसा, ये बैटरी, यहाँ एक कुंजी और यहाँ पर लगा देंगे एक प्यारा सा
जिसका नाम होगा एमीटर। ठीक है, यस, जरा ध्यान देंगे। तो इसको बोला गया है विद्युत 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 परिपथ आरेख। क्या बोला गया है? विद्युत परिपथ आरेख। जरा बातों को समझिएगा, विचारों को सुनिएगा। इसको बोला गया है विद्युत परिपथ आरेख। इसमें अलग अलग चीजें लगी हैं, जैसे कि आप देख रहे हो। इसे कहते हैं अमीटर। क्या बोलते हैं? अमीटर कहते हैं। ठीक है, चलिए, इसका नाम है के, यानी कि इसका मतलब होता है कुंजी। कुंजी के द्वारा चाबी यानी ताला खुलता है। यानी कुंजी अगर बंद है, अगर कुंजी लगा हुआ है तो आराम से काम होगा। ये है प्लस वाला और ये है माइनस वाला। तो इस प्रकार बच्चों, इसमें लॉजिक वाली बात नहीं है, ये सिंपल है। अब यहाँ प्लस वाला से इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो जो इलेक्ट्रॉन जा रहा है मतलब इसी को माना गया धारा की दिशा। क्या माना गया है? धारा की दिशा। इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की जो दिशा है वही धारा की दिशा है। यानी जब जानकारी नहीं थी कि इलेक्ट्रॉन कैसे जाएगा, तो इसी बेस पे जो टर्मिनल था प्लस वाला, प्लस को ही यानी धनावेश को ही उसमें इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को मान लिया गया। ठीक है, इस प्रकार स्पष्ट है कि धनावेश से होकर के विद्युत धारा बहता है। इतनी बात आप लिखेंगे। अतः धनावेश के प्रवाह की दिशा, धनावेश के प्रवाह की दिशा, धनावेश के प्रवाह की दिशा को विद्युत धारा की दिशा माना गया। विद्युत धारा की दिशा माना गया। ठीक है, विद्युत धारा की दिशा माना गया। इतनी बात है। ठीक है, अच्छा, अब चलिए, एक उपकरण में ओमीटर का काम क्या होता है? एक उपकरण में ओमीटर का काम होता है उस धारा को मापना। यानी चलिए, अब हम बात करेंगे, अगर हम लिखना चाहें ओमीटर के बारे में तो लिख सकते हैं परिपथों की विद्युत धारा, परिपथों की विद्युत धारा जिस यंत्र द्वारा मापी जाती है उसे अमीटर क्या बोलते हैं? उसे अमीटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अमीटर कहा जाता है। ठीक है, यस। बात और दूसरी बात, इसे जिस परिपथ में धारा मापनी है, जिस परिपथ में धारा मापनी है उसमें हमेशा किस क्रम में? हमेशा श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं। श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं। इतनी बातें आपको आनी चाहिए। ठीक है, किस क्रम में? श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं। ठीक है, पहली बात क्या है? परिपथों की विद्युत धारा जिस यंत्र द्वारा मापी जाती है, यानी कि ये, उसे ये मीटर कहते हैं और इसे हमेशा उस परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। ठीक है, यस। आज विद्युत परिपथ कहते हैं। अब एक बात और है कि अगर हम विद्युत परिपथ का परिभाषा लिखें तो क्या होगा? विद्युत धारा के प्रवाह के बंद मार्ग को विद्युत परिपथ कहते हैं। सिंपल सी बात। विद्युत धारा के प्रवाह के बंद मार्ग को विद्युत परिपथ कहते हैं। सिंपल सी बात, ध्यान देंगे। विद्युत धारा के प्रवाह के बंद मार्ग को विद्युत परिपथ कहते हैं। ठीक है, चले बच्चों, तो एक बार पूरा रिवीजन करा देते हैं। ठीक है,
सबसे पहली बात, इलेक्ट्रिक करंट में एक प्यारा सा जबरदस्त बात कि इलेक्ट्रिक करंट में जो विद्युत परिपथ आरेख होता है उसका मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे एक छोटा सा मैंने आरेख बना रखा है जिसमें बल्ब है और मीटर लगा है, बैटरी द्वारा इस कंडक्टर को चलाया जा रहा है, जिसमें एक चाबी भी लगी है। ठीक है, अच्छा ये बताया गया है, ये बात उस समय किया जब विद्युत धारा का परीक्षण सबसे पहले किया गया था। उस समय इलेक्ट्रॉन के बारे में उतना स्पेशल जानकारी नहीं थी, जानकारी तो थी लेकिन उतना ज़्यादा जानकारी नहीं थी कि उसका प्रवाह कैसे होगा। तो वहाँ पे धनावेश की दिशा को ही इलेक्ट्रॉनों की प्रवाह की दिशा को माना गया और इस प्रकार जो धनावेश के प्रवाह की दिशा है उसी को विद्युत धारा की भी दिशा माना गया। यानी टोटल डिपेंडेंट है, यानी धनावेश किधर जा रहा है तो धनावेश अगर यहाँ है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएगा और हमेशा धनावेश से चल करके फिर ऋणावेश पे खत्म, फिर धनावेश पे चलेगा। ठीक है, कुछ इस प्रकार से ऐसा परिपथ के माध्यम से बताया भी गया। ठीक है, इसके अलावा इन सारे चीज़ों में ओमीटर का यूजेस भी बताया गया। ओमीटर क्या एक प्रकार का यंत्र है जो केवल और केवल उस परिपथ में धारा को मापने का काम करता है और साथ ही साथ इसमें इंपॉर्टेंट बात कि इसका जो संयोजन होता है वह श्रेणी क्रम होता है। संयोजन के बारे में हम बताएंगे कि संयोजन का मतलब क्या होता है। ठीक है, आने वाले वीडियो लेक्चर के अंतर्गत। फिलहाल अब सस्पेंशन में डालें। विद्युत धारा के प्रवाह के बंद मार्ग को विद्युत परिपथ कहते हैं। तो इतनी बातें स्टूडेंट आपको क्लियर हुआ होगा, आपको समझ में आई होंगी। अब चलिए, अब हम देखेंगे कि विद्युत विभव और उसके बाद देखेंगे विद्युत विभवांतर। सबसे पहले हम जानेंगे विभव क्या होता है, उसके जस्ट बाद विभव में अगर विभव ओवर दिया है तो वहाँ पे विभवांतर कैसे होगा। यस, नोट करें, आगे बढ़ें। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम जानेंगे विद्युत विभव। ठीक है, तो हेडिंग लगाएंगे जबरदस्त, क्या देखेंगे, विद्युत विभव। ठीक है, विद्युत विभव जिसका मतलब होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, चलिए समझाते हैं ज़रा। तो आप जानते हो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सबसे पहले लॉजिक वाली बात क्या है, इसमें परिभाषा लिखने से पहले आप कुछ बातों को समझेंगे। ठीक है, बात क्या है कि अगर यहाँ पे हम ले लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या बनाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। आप जानते हो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनेगा कि अगर कहीं पे आवेश हम रख देते हैं, चाहे धनावेश चाहे ऋणावेश। अच्छी बात तो ये है कि आप ये भी जानते हो कि जब दो प्लस आवेश रहेंगे तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। या यूं बोलेंगे जब दोनों माइनस आवेश होंगे तो भी एक दूसरे क्या करेंगे, रिपेल ही करेंगे। जब समान आवेश होगा तो क्या होगा, रिपेल होगा। और जब असमान आवेश होगा तो क्या होगा, वहां पे अट्रैक्शन होगा। क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। ये बातें आपको याद है, ये बातें आपको पता है। यहाँ पे करना क्या जरा उसको समझेंगे। अगर कोई भी हम यहाँ पे चार्ज रख देते हैं, सपोज हमने रख दिया एक प्लस क्यू चार्ज या माइनस क्यू चार्ज, चाहे जो भी रखो। ठीक है, यहाँ पे एक हमने प्लस क्यू चार्ज रखा है। अब इस प्लस क्यू चार्ज के कारण अभी आपको बता दें कि प्लस है तो प्लस अगर आएगा इसके क्षेत्र में तो क्या करेगा, उसको ढकेलेगा। ठीक है, अगर माइनस है तो क्या करेगा, माइनस को क्या करेगा, ढकेलेगा। ठीक है, अगर प्लस के पास माइनस आता है तो वहां पे इसकी जहां तक क्षमता है वहां से उसको धई के तुरंत खींच लेगा। तो वही बातें कर रहा है कि अगर प्लस है तो इसका एक क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, खींचने का या तो ढकेलने का, सिंपल सी बात। तो अगर हम यहाँ पर एक और आवेश प्लस क्यू रख दें तो पक्का है यह प्लस क्यू इस प्लस क्यू को ढकेलेगा और फिर से जब यह क्यू यहाँ आएगा तो इसका एरिया फिर से यहाँ बन जाएगा। मेरी बात को ध्यान समझिएगा एक बार और, यह प्लस क्यू इस प्लस क्यू से ढकेलाएगा या तो ढकेलेगा, जिसके कारण ये एक दूसरे को अल्टरनेट नहीं कर पाएंगे, एक दूसरे को टच नहीं कर पाएंगे। टच कब करेगा, जब एक रहेगा माइनस, क्या रहेगा, माइनस। तो यहाँ पर तो दोनों प्लस है, तो करना क्या है, अगर माइनस है तो खींच लेगा, प्लस है तो ढकेल देगा। तो बच्चों यहाँ पर आपको लेना पड़ेगा एक परीक्षण आवेश जिसका नाम होगा क्यू नॉट। क्या नाम होगा,
क्यू नॉट। परीक्षण आवेश, आवेश है तो परीक्षण क्यों? क्योंकि परीक्षण के दौरान इसके वैल्यू से समझिए 0 बराबर है, इसके वैल्यू से इस प्लस पर या इसके वैल्यू से यहाँ माइनस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो वहाँ पर हम लेते हैं एक अलग सा आवेश जिसका नाम होता है परीक्षण आवेश। मतलब ये होगा कि यहाँ पर बच्चों अगर हम कुछ दूरी पर एक आवेश ले लिए, सपोज यह दूरी क्या है, इनफाइनाइट यानी अनंत पर कोई आवेश है जिसका नाम क्या है, क्यू नॉट है, तो इस आवेश को मैं परिभाषा में घुस रहा हूँ, इस क्यू नॉट आवेश को इस विद्युत क्षेत्र में, इलेक्ट्रिक फील्ड में उपस्थित किसी भी बिंदु तक लाने में सपोज यह आ गया बिंदु ए पर, इस क्यू नॉट आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है वही होता है विभव। यस, एक बार और समझेंगे। एक परीक्षण आवेश को अनंत से किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करते हैं वही कार्य इस बिंदु पर विभव कहलाएगा। ठीक है, अगर आपको लिखना, अगर आपको नोट करना तो कैसे लिखेंगे? यस, नोट करेंगे। क्या लिखेंगे? लिखेंगे किसी एकांक परीक्षण आवेश को कहाँ से बाबू? अनंत से, इनफाइनाइट से, अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी भी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर वैद्युत विभव, क्या बोलेंगे? वैद्युत विभव कहलाता है। ठीक है, जरा समझें, परिभाषा भी क्लियर हो गया। मैंने कहा परिभाषा से पहले कुछ बातें समझेंगे। क्यू नॉट आवेश, परीक्षण आवेश क्यों? क्योंकि अगर हम प्लस क्यू ले लें, प्लस क्यू का मतलब क्या है? 1 कूलाम क्यू है। ठीक है, 1 कूलाम ले लें, 2 कूलाम ले लें, तो 1 कूलाम 2 कूलाम क्या करेगा? यह जो 1 कूलाम है और यह जो 2 कूलाम है, इसके वजह से इस पर प्रभाव पड़ेगा, जबरदस्त प्रभाव पड़ेगा, जिसके कारण यह क्षेत्र नहीं रह जाएगा, कहीं और घिसा करके क्षेत्र बना लेगा। मतलब यह हुआ कि यह 1 कूलाम आवेश अगर इस पे आता है तो यह अपना प्रभाव दिखाता है। तो क्यू नॉट आवेश क्या करेगा? इससे कोनो फर्क नहीं पड़ेगा, यानी क्यू नॉट को ला करके कहीं भी हम चिपका दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए हम आप लेते हैं परीक्षण आवेश, और यह परीक्षण आवेश जब किसी बिंदु पर आएगा और इसको लाने में जो कार्य हम करेंगे, जो क्षमताएं आएंगी, वही कार्य इस बिंदु के लिए क्या मिलेगा? विभव। क्या कहलाएगा? विभव। ठीक है, चलिए अब तनी फार्मूला नोट करें, ठीक है, क्या नोट करेंगे? फार्मूला नोट करेंगे तो क्या हो जाएगा? यस, क्या हो जाएगा बच्चों? भी का मतलब क्या है? किस बिंदु पर? ए पर। तो ए पर विभव, यानी विभव को डिनोट करते हैं कैपिटल भी से। किससे डिनोट करते हैं? भी से। तो अगर भी बिंदु ए पर निकालेंगे तो मिल जाएगा W/Q0। यस, क्या मिलेगा? W/Q0। ठीक है, अगर इसके मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक होता है बच्चों, इसका मात्रक होता है
W का मतलब होता है जूल, आप जानते हो, छोटे बच्चे थे तभी जानते हो जूल। और Q का मतलब होता है कूलाम, जूल प्रति कूलाम, ठीक है। या यूं बोलेंगे V का मतलब सुने होंगे, अथवा बोल सकते हैं वोल्ट। क्या बोलेंगे? वोल्ट, ठीक है। बहुत प्यारा सा, यानी इसका मतलब क्या होता है? जूल प्रति कूलाम होता है। इस हिसाब से या यूं बोलेंगे वोल्ट, कहते हैं ना वोल्टेज, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात क्या है? यह साथ ही साथ यह भी एक अदिश राशि है। क्या है? यह एक अदिश राशि है। अगर बच्चों ध्यान से देखा जाए, ध्यान से देखा जाए तो मात्रक में जो यूनिट है वोल्ट के अलावा आप सुने होंगे कि देता कभी कभी माइक्रो वोल्ट। क्या देता है? माइक्रो वोल्ट। तो माइक्रो वोल्ट का मतलब होता है 10⁻⁻⁶ वोल्ट, ठीक है। या यूं बोलेंगे मिली वोल्ट। क्या बोलेंगे? मिली वोल्ट, MV। तो यहाँ पर होता है बच्चों 10⁻³ वोल्ट, ठीक है। अदरवाइज यार इसके अलावा किलो वोल्ट के भी दे दिया, इसका मतलब हो जाएगा 10⁻³ वोल्ट, ठीक है। इसके अलावा अगर MV दे दिया मेगा वोल्ट तो इसका मतलब 10⁻⁶ वोल्ट, ठीक है। अदरवाइज आप ये सब चीज़ें जान सकते हो। और इसके अलावा जो भी चीज़ें हैं, जो भी यूनिट आते हैं उसके अंतर्गत हम कन्वर्जन कर सकते हैं, ठीक है। तो यह सिंपल सा कन्वर्जन जिसको हम समझ सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों ये रहा आपका पूरा का पूरा विद्युत विभव के बारे में पूरी जानकारी। अब हम ध्यान देंगे, अब हम ध्यान देंगे, अब हम ध्यान देंगे कि यहाँ पर यहाँ पर एक चीज छूटा है जिसका नाम है 1 वोल्ट। का मतलब क्या होता है? यस, 1 वोल्ट का मतलब होता है बच्चों, 1 वोल्ट का मतलब होता है 1 जूल। किसके साथ? 1 जूल और 1 कूलाम, ठीक है। क्या होता है? 1 जूल और 1 कूलाम। इतनी बातें आपको पढ़ना है, इतनी बातें आपको समझना है विद्युत विभव के अंतर्गत, ठीक है। पूरी बातें एक छोटे से शॉर्ट रिवीजन में जरा देखें। विद्युत विभव, विद्युत से विभव, विभव का मतलब होता है कहीं ना कहीं विद्युत से ही, यानी मतलब क्या जरा समझेंगे। आवेश से विद्युत और विद्युत से विभव। सपोज सबसे पहले विभव में अगर आपको याद रखना तो विभव में आप एक चीज याद रखो, विभव एक ऊर्जा होता है, एक कार्य होता है। तो कौन सा कार्य? एक कार्य मतलब एक आवेश को ट्रांसफर करने में जो कार्य होता है, यानी अनंत पे कोई बिंदु, कोई परीक्षण आवेश है जिसको लाने में किसी बिंदु पे, किसी बिंदु का मतलब क्या? विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य होता है उसी को कहते हैं विद्युत विभव। इट्स डिनोटेड बाय कैपिटल V का वैल्यू जिस बिंदु पर लाए उस बिंदु पे विभव हो जाएगा W। लाए हैं W जूल करके हैं, कितना लाए हैं? Q0 आवेश को, तो W बट क्या हो जाएगा? Q0 हो जाएगा। ये रहा इसका फॉर्मेट, ये रहा इसका फार्मूला जो न्यूमेरिकल में बड़ी काम देगा, ठीक है। समात्रा वगैरह देख सकते हैं, अदिश राशि है। और 1 जूल 1 कूलाम 1 वोल्ट के बराबर होता है, क्योंकि वोल्टेज ही इसका अदर मात्रक बोल सकते हो, या जबरदस्त मात्रक बोल सकते हो, या साइन बोल सकते हो। तो यहाँ पर जो 1 वोल्ट है वह 1 जूल प्रति कूलाम के बराबर है। और वोल्ट के अलावा अगर मान लीजिए माइक्रो वोल्ट देता है, मिली वोल्ट देता है, तो इसका कन्वर्जन आप जानते हो। अगर आप नहीं जानते हो तो इसका मैं एक छोटा सा वीडियो लाऊंगा जिसके माध्यम से बताऊंगा कि वास्तव में जो मेजरमेंट होता है, मेजरमेंट में सिखाया जाता है कि यूनिट का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो एक यूनिट का, एक मात्रक का या क्वांटिटी का, फिजिकल क्वांटिटी का या फंडामेंटल क्वांटिटी के बारे में हम एक वीडियो लेकर आने वाले हैं, और वहाँ हम बताएंगे कि इसको कैसे याद करते हैं और क्या क्या यूनिट ज़्यादा यूजेस होता है। तो चलिए यहाँ तक क्लियर है। अब हम देखेंगे कि विद्युत विभव में विद्युत विभवांतर क्या होता है। यस, तो यहाँ तक नोट करेंगे, स्क्रीनशॉट लें, आगे बढ़ें। चलिए बच्चों, तो अब हम देखेंगे कि विद्युत विभवांतर, ठीक है, जिसे कहेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब ये होगा कि ये भी कहीं ना कहीं विभव पर ही डिपेंड होगा। विभवांतर का मतलब होता है विभव में अंतर, ठीक है। जरा समझेंगे, जरा ध्यान देंगे। अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई प्लस Q चार्ज है, ठीक है, तो अभी आपने देखा है कि यहाँ पर क्या बनेगा? एक क्षेत्र बनेगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, एक विद्युत क्षेत्र बनेगा। और सपोज जब विभवांतर कहें तो आपको 2 बिंदु लेना पड़ेगा,
एक बिंदु हमने ले लिया यहाँ पर और एक बिंदु हमने ले लिया यहाँ पर, ठीक है। दो बिंदु ले लिया, एक बिंदु का नाम क्या है ए और एक बिंदु का नाम क्या है बी। सपोज विभव की बात कर रहा है तो ए पर जो विभव है उसका नाम क्या है वी ए और जो बिंदु बी पर विभव है उसका नाम क्या है वी बी। ये बराबर हमने दो बिंदु लिया है, यह दो बिंदु इस इलेक्ट्रिक फील्ड में ही है। अब कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर विभवांतर कैसे होगा, तो इन दोनों पर जो विभव है हमको इनका अंतर देखना पड़ेगा। मतलब ये होगा बच्चों कि यहाँ पर अगर कोई एकांक, क्या बोलेंगे, एकांक आवेश, दैट मीन्स एक कूलाम आवेश को हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक, एक कूलाम आवेश को यहाँ से यहाँ तक ले जा रहे हैं, तो जो डब्लू जूल कार्य करना पड़ रहा है इसी को कहेंगे बच्चों विभवांतर। क्या कहेंगे, विभवांतर। एक बार और, अगर बिंदु ए से Q को ले जाने में बिंदु B तक डब्लू जूल कार्य करना पड़ रहा है, तो यहाँ पे जो डब्लू जूल होगा यही इन दोनों बिंदुओं के बीच में विभवांतर कहलाएगा। ठीक है, चलिए तो ना हो तो आप परिभाषा लिख लें। परिभाषा लिख लें, क्या लिखेंगे, वैद्युत क्षेत्र में स्थित एकांक आवेश, एकांक धनावेश यानी एक कूलाम किसी एक बिंदु से कहाँ ले जाना भैया, दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य विद्युत विभवांतर कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, विद्युत विभवांतर कहलाता है। अच्छा, कुछ और इंपॉर्टेंट बात, फार्मूला अगर बनाएंगे तो क्या होगा, अब एक कूलम आवेश बी पर गया, कहाँ से गया, ए से गया बी पर गया। ठीक है, अच्छा तो आप लिख सकते हो, चलिए लिख सकते हैं, यदि क्यू नॉट आवेश को बिंदु ए से बिंदु बी तक ले जाने में किया गया कार्य W हो, तो किया गया कार्य W जूल हो, तो बिंदु B एंड A के मध्य विभवांतर क्या होगा, बी से ए। ठीक है, बी से ए, बी और ए के मध्य विभवांतर WAB बटा हो जाएगा क्यू नॉट। ठीक है, ये बातें आप नोट करेंगे। अब जो VBA है, बी से ए तक जो गया है, इसका मतलब क्या है, जो VBA है इसका मतलब ये हो जाएगा डेल भी, या यूं बोलेंगे VA से VB। ठीक है, क्या बोलेंगे, VB से BA। ठीक है, कुछ ऐसा, इतनी बातें आप बोल सकते हैं। ठीक है, अच्छा ये हो गया जी, इतनी बातें क्लियर है। यस, अब यहाँ पे स्टूडेंट एक बात और नोट करेंगे,
एक बात और नोट करेंगे, एक बात और नोट करेंगे, क्या नोट करेंगे? विभवांतर की माप। एक बात और नोट करेंगे, विभवांतर की माप, विभवांतर की माप वोल्ट मीटर से की जाती है। एक बात और नोट करेंगे, विभवांतर की माप वोल्ट मीटर से की जाती है और उस परिपथ में, जिस परिपथ में क्या करना है, जोड़ा जाएगा, उस परिपथ में इसे समांतर क्रम में, किस क्रम में? समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है। ठीक है, ये रहा इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जरा ध्यान देंगे, विभवांतर की माप वोल्टमीटर में की जाती, वोल्टमीटर से की जाती है। जैसे जो धारा था वहां पे एमीटर था, ठीक है, यानी एमीटर से क्या किए थे, धारा को मापे थे, उसी प्रकार वोल्टमीटर से क्या मापेंगे, विभवांतर मापेंगे। ठीक है, अच्छा चलिए एक लास्ट पॉइंट विभव और विभवांतर के लिए, एक लास्ट पॉइंट, वह है विभव की बीमा। क्या है? विभव की बीमा। क्या लिखेंगे? लास्ट पॉइंट लिखेंगे, लास्ट पॉइंट लिखेंगे वैद्युत विभव की बीमा। ठीक है, वैद्युत विभव की बीमा। आपको बता दें, बीमा के लिए आपको मात्रक याद होनी चाहिए। तो सबसे पहली बात, वैद्युत विभव का मात्रक क्या होता है? वैद्युत विभव का मात्रक, वैद्युत विभव का मात्रक क्या होता है? वैद्युत विभव का मात्रक होता है जूल प्रति कूलाम होता है। क्या होता है? जूल प्रति कूलाम होता है। ठीक है, और जूल का मतलब क्या होता है? आप जानते हो, जूल का मतलब कार्य से होता है, और कार्य का मतलब होता है बल गुणे दूरी। क्या होता है? बल गुणे दूरी। तो बल का मतलब न्यूटन होगा और दूरी का मतलब क्या होगा? लेंथ होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं अकेले जूल के लिए क्या आएगा? बल गुणे दूरी, यानी हो जाएगा बच्चों यहाँ पे न्यूटन। क्या हो जाएगा? न्यूटन हो जाएगा, इनटू हो जाएगा एस डिस्टेंस, यानी कि लेंथ। क्या हो जाएगा? लेंथ। ठीक है, बटा हो जाएगा कूलाम। कूलाम का होता है एम्पियर इंटू टाइम, एम्पियर इंटू टाइम यानी कि सेकेंड। ठीक है, अच्छा अब जरा ध्यान देंगे, न्यूटन जब आए, जब फोर्स आता है, इसकी बीमा अकेले होता है एम एल टी पे -2। ये तो आपको याद होगा। क्या लिखेंगे? एम एल टी पे -2। ठीक है, यस। लेंथ का मतलब क्या होता है? लंबाई से एल होता है। अब जरा देखिए, एम्पियर इंटू टाइम, एम्पियर का मतलब क्या होगा? एम्पियर का मतलब ए से होगा। ठीक है, यस। और यहाँ पे टाइम का मतलब क्या होता है? समय, यानी टी से होता है। ठीक है, अब बच्चों क्या करेंगे, एम एल टी ए अलग है। ठीक है, एक बार और, एम एल टी जो अलग है, मतलब क्या? एम एल टी मैच कर रहा है ए, तो टोटल एक में अगर लिखेंगे बच्चों तो हो जाएगा एम एल टी ए। ठीक है, ये लास्ट में लिखेंगे एम एल टी ए। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात, एम कितना है? 1, कोई दिक्कत नहीं है। एल कितना है? 1 यहाँ पे, 1 यहाँ पे, कितना हो जाएगा? 2। तो यहाँ पे एल पे लगा देंगे 2। ठीक है, यस। टी पे जरा देखा, टी पे -2 है, यहाँ टी 1 है, ऊपर जाएगा तो -1 होगा, तो -1 और -2 कितना हो जाएगा? -3। यहाँ लगाएंगे -3। ठीक है, एक को जरा देख लें, एक केवल अकेला है, वो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -1। क्या लिखेंगे? -1। ठीक है, तो ये रहा बच्चों, ये रहा बीमा किसके लिए? वैद्युत विभव के लिए। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है? यस। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, और अब समय आ चुका है, अब वह समय आ चुका है कुछ करने का। यस, अब हम बात करेंगे ओम के नियम के बारे में। ठीक है, यस, आइए समझाते हैं ओम का नियम क्या होता है। ठीक है, तो चलिए बच्चों, अब हम देखेंगे एक प्यारा सा टॉपिक, ठीक है, जिसका नाम है ओम का नियम। बहुत बेसब्री से इंतजार था। यस,
तो हेडिंग लगा लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, ठीक है। क्या लगाएंगे? ओम का नियम, ठीक है। ओम का नियम, ओम ने दिया तो ओम का नियम हो गया जी। अच्छा, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ओम्स लॉ। क्या बोलेंगे? ओम्स लॉ। एक बात याद रखिएगा, 1826 में ओम का नियम आया, और ये ओम का नियम को मतलब ओम ने दिया, ठीक है। तो कुछ भाषा आप लिख लें पहले। क्या है? जर्मन के रहने वाले थे, जर्मनी के, तो इनका नाम पड़ेगा जर्मन वैज्ञानिक, ठीक है। जर्मन वैज्ञानिक डॉक्टर जॉर्ज साइमन, पूरा नाम है जॉर्ज साइमन ओम, ने विभिन्न प्रकार के क्या किया? सन 1826 में विभिन्न प्रकार के धातु चालकों के सिरों के मध्य क्या किया? विभवांतर लगाया। विभवांतर लगाया, लगाकर एक निष्कर्ष निकाला। एक निष्कर्ष निकाला, ठीक है। जिसे 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 ओम का नियम कहा गया, या ओम का नियम कहते हैं। तो ये बच्चों, ये रहा थोड़ा सा बेसिक भूमिका, क्या? ओम के नियम के बारे में। सबसे पहली बात, जर्मनी के वैज्ञानिक थे, जर्मन वैज्ञानिक, पूरा नाम था डॉक्टर जॉर्ज साइमन ओम। इन्होंने क्या किया था? 1826 की बात है, 1826 में अनेक प्रकार के धातु चालकों के सिरों के मध्य विभवांतर लगा करके मतलब एक निष्कर्ष निकाला था, और वही निष्कर्ष इसका एक नियम बन गया, जिससे हम आज ओम के नियम को जानते हैं, ठीक है। अच्छा चलिए, इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है जरा समझें। अगर आपको एग्जाम में लिखना है तो क्या लिखोगे? एग्जाम में लिखना तो क्या लिखोगे? सपोज यहां पर मैं बता दूं आपको, ये कोई चालक है, ये कोई चालक है, ठीक है, और इस पे आई धारा बह रही है, ठीक है, और इस पे भी विभवांतर क्या लगाया गया? भी, ठीक है। ये कोई चालक है, इस पे आई धारा बह रही है, इस पे विभवांतर क्या लगाया गया है? भी। तो ओम ने बोला है, क्या बोला है? जो नियम दिया था, बोला है इस नियम के अनुसार, एग्जाम में लिखेंगे यहां से कामा डॉट कामा में, इस नियम के अनुसार किसी चालक की भौतिक अवस्था में, आप जानते हो भौतिक अवस्था, ताप, दाब इत्यादि बोल सकते हैं, आदि में अगर कोई परिवर्तन न करे, भौतिक अवस्था ताप दाब आदि में कोई परिवर्तन ना करे, या यूं बोलेंगे आदि नियत रहे, परिवर्तन ना करे मतलब नियत रहे, तो चालक में उत्पन्न विद्युत धारा चालक के सिरों के बीच
आरोपित विभवांतर के अनुक्रमानुपाती प्रोपोर्शनल टू होती है। इतनी बातें आपको लिखना पड़ेगा। एक बार और समझेंगे। अगर कोई चालक है, ये इसमें आई धारा बह रही है, मतलब अगर इस पे ताप और दबाव के बिना, ताप और दबाव दोनों क्या है, नियत है, कोनो एक्स्ट्रा ताप एक्स्ट्रा दबाव की आवश्यकता नहीं है, तो उस पोजीशन में ओम ने बोला, जॉर्ज साइमन ओम ने बोला कि उस पोजीशन में जो उत्पन्न धारा होगी वह उन चालक के सिरों के बीच में आरोपित विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होगी। मतलब ये होगा कि अगर कि यहाँ पर जो भी होगा वो प्रोपोर्शनल होगा आई के, ठीक है, कुछ इस प्रकार से। यस, अगर बच्चों इसको ध्यान से देखा जाए, अब एक इंपॉर्टेंट बात समझेंगे। अगर हम ओम के व्याख्या ग्राफ से समझे तो क्या होगा, कुछ ऐसा होगा। ओम ने क्या किया, दो एक्सिस लिया और यहाँ पर बीच वाले बिंदु से एक ढलान बनाया, धातु का ढलान, जो कि थीटा एंगल से क्या हो रहा है, ढाल हो रहा है। इस धातु के ढलान को बोला गया है धातु चालक। क्या बोला गया है, धातु चालक। ठीक है, इतनी बातें। अच्छा, यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे लिया गया धारा को, आई को, और यहाँ पे लिया गया है विभव यानी कि वोल्टेज को लिया गया है। ठीक है, अब इन दोनों के बारे में व्याख्या किया कि इस बिंदु O से अगर यह एक चालक है तो इस चालक में यह चालक डिपेंड होगा फिजिकल स्टेट पे, भौतिक अवस्था पे। अगर भौतिक अवस्था में ताप दाब में कोनो चेंजेस नहीं है, अगर वह नियत है, तो चालक में उत्पन्न विद्युत धारा चालक के सिरों के बीच आरोपित विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होगी। मतलब यह भी और आई एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होगा, तब होगा जब हम ताप एंड दाब फिजिकल में नहीं चेंजेस करेंगे। ठीक है, जब कोनो फिजिकल में चेंजेस नहीं होगा तो वहाँ पर ये एक सरल ढलान बनाएगा, इस एक्सिस से थीटा एंगल होते हुए एक सिंपल सा धातु का ढलान बनाएगा, पॉइंट पी लिख सकते हो। और यह जो पॉइंट पी है यह बता रहा है कि आई और भी एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होंगे, तब होगा जब यह ढलान सीधा जाएगा। ठीक है, और यह ढलान अगर टेढ़ा मेढ़ा होता है तो किसकी वजह से होता है, भौतिक अवस्था में चेंजेस के वजह से। तो यही रीजन है कि यहाँ पर ओम ने अपने नियम के लिए शर्त रख दिया, कुछ शर्तें रखा है। क्या शर्तें अभी हम समझेंगे, ठीक है, बट उससे पहले सॉरी, यहाँ पर अगर इसको आगे बढ़ाया जाए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, V इक्वल टू हो जाएगा आई आर। अब जरा समझें, यहाँ पर जो आई आर है, इसमें आर आपको अलग देखने को मिल रहा है। आर को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं, विद्युत प्रतिरोध। क्या बोलते हैं, विद्युत प्रतिरोध। ठीक है, सबसे पहली बात, आर है कांस्टेंट वैल्यू, एक नियतांक मान है, जिसे आल्सो नोन एज हम बोल सकते हैं, आल्सो नोन एज रेजिस्टेंस। क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस। ठीक है, आल्सो नोन एज रेजिस्टेंस। इतनी बातें हैं ओम के नियम में, इतनी व्याख्या है ओम के नियम में। ठीक है। अच्छा चलिए, अब एक बार पूरे का हम कर देते हैं मौ से मक्खन। यस, एक बार और समझें। ओम का नियम 1826 की बात है। 1826 में ओम ने, यानी जर्मन वैज्ञानिक डॉक्टर जॉर्ज साइमन ओम ने क्या किया, अनेक प्रकार के धातु चालकों
के सिरों के मध्य में विभवांतर लगाया और वहाँ पर एक निष्कर्ष निकाला, उसी निष्कर्ष को आज ओम के नियम से जाना जाता है। वास्तव में जो ओम का नियम है वह एक चालक पर आधारित, और चालक में दो बातें याद रखेंगे, विभवांतर और धारा। ठीक है, किसी चालक की भौतिक अवस्था, एग्जाम में यहाँ से लिखते हैं, किसी चालक की भौतिक अवस्था यानी कि ताप और दाब आदि में कोई चेंजेस नहीं होता है, अगर वह नियत रहता है तो वहां पर चालक में जो उत्पन्न विद्युत धारा होगी चालक के सिरों के बीच आरोपित विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होगी। ठीक है, यही बाबू है ओम का नियम, यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हो और ये फिगर में भी समझ सकते हो। तो कुल मिलाकर के बात है हुआ V=IR मिल गया। अब चलिए हम समझेंगे कि ओम के नियम में यह जो V=IR है, यह R जो V/I है, इसका मतलब है क्या। ठीक है, चलिए तो जरा इसको समझेंगे। यस, मुझे लगता है मुझे ऊपर जगह लेना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ऐसे इसको इरेज कर देता हूँ और यहाँ तक इरेज करेंगे तो काम चल सकता है। बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक थियरी, इलेक्ट्रॉनिक थियरी के आधार पर हम आपको बताएंगे, जिसमें आपको समझना पड़ेगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या समझाने वाले हैं आपको? हम समझाने वाले हैं कि V=IR का मतलब क्या है। ठीक है, इसमें आपको कुछ बातें आपको नोट करना पड़ेगा और जानना पड़ेगा। वेलोसिटी यानी कि Vd ये होता है। ठीक है, और एक Vd का मतलब होता है E के साथ आएगा टाउ और यहाँ पर आ जाएगा बाई एम। ठीक है, E के साथ क्या आ जाएगा? टाउ बाई एम। एक बात और इसमें जानेंगे कि जो E होता है वो अकेले होता है V/L के, चालक तार की लंबाई और विभवांतर। ठीक है, E का मतलब क्या हो जाएगा? एक तरह से एनर्जी समझेंगे, पोटेंशियल एनर्जी समझ लेंगे। तो E का मतलब क्या हो जाएगा? V/L। ठीक है, आपको याद क्या करना, बस ये बात है, ये है ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी कि अनुगमन वेग। अनुगमन वेग का मान ये होता है और साथ ही साथ E का जो मान होता है वह V/L के बराबर होता है। ठीक है, अब अगर V/L का मान यहाँ भरे तो क्या होगा, जरा ध्यान देंगे। तो E हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा V/L, यहाँ पे हम दिया है तो हम रख देंगे यहाँ पे टाउ। ठीक है, अच्छा एक और बात, ये तो रहा Vd का मान। एक और बात क्या है कि यहाँ पे जो I होता है वह होता है NEA/Vd। ठीक है, धारा और अनुगमन वेग में संबंध का एक सूत्र बनता है। क्या बनता है? I=NEA/Vd। ठीक है, करना क्या बच्चों, यहाँ पर है जो Vd आया है, Vd के पोजीशन में अगर हम I यहाँ पर रखें तो क्या होगा? I अगर यहाँ पर रखते हैं तो I हो जाएगा NEA/Vd का मान यहाँ दिया है तो Vd का पूरा मान रखेंगे तो हो जाएगा पूरा EV/mL, यहाँ पे हो जाएगा टाउ। ठीक है, अब थोड़ा सा और हल करें, हमको क्या लाना है? हमको लाना है V=IR लाना है, या V या R=V/I समझना। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे जरा समझेंगे। अगर हम इसको V को यहाँ लाते हैं, अगर V को ऊपर करेंगे तो ये पूरा इनवर्स होगा। तो अगर V ऊपर होगा तो क्या होगा? यहाँ हो जाएगा बच्चों V/, हो जाएगा I, क्या हो जाएगा? V/I हो जाएगा NE, नीचे आ जाएगा, A भी नीचे आ जाएगा, ML केवल ऊपर जाएगा तो ML ऊपर कर देंगे और यहाँ नीचे क्या करेंगे? NE, दो है तो E का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से क्या बचा है? A बचा है ऊपर, और क्या बचा है? टाउ, तो हो जाएगा A टाउ। ठीक है, कुछ और तो बचा नहीं है। अब बच्चों ये जो है यही है एक कांस्टेंट वैल्यू। क्या है? एक कांस्टेंट वैल्यू जिसे हम लिख सकते हैं R। क्या लिखेंगे? R। तो यहाँ हो गया फाइनली, यहाँ हो गया फाइनली V/I R के, या यूं बोलेंगे V/IR के। ठीक है, ये रहा बच्चों आपके सामने, थोड़ा मोड़ा प्रूफ रहा, कुछ करना नहीं है,
सिंपल वे में सीरियल से आप बने रहेंगे तो काम हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए, मुझे लगता है बच्चों यहाँ तक क्लियर है, हर एक बात आपको समझ में आई होगी। ओम के नियम में, ठीक है, ये रहा आपका प्यारा सा टॉपिक, काफ़ी इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। अब ओम के नियम में हमने कई बार नाम लिया रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, आखिर में प्रतिरोध होता क्या है, आइए आप बताते हैं। प्रतिरोध में कुछ जादू वाली बात है और प्रतिरोध में कुछ लॉजिक वाली बात है। यस, नोट करें, स्क्रीनशॉट लें। चलिए बच्चों, तो अब हम देखेंगे कि ओम के नियम की शर्तें क्या हैं। आखिर में ओम ने अपने नियम में क्या क्या शर्तें रखा है। तो ओम ने अपने नियम में 2 शर्तें रखा है, उसको यहाँ पर हम जानेंगे, ठीक है। बट उससे पहले एक और लॉजिक वाली बात यहाँ पे आती है कि जो रेजिस्टेंस है, यानी जो विद्युत प्रतिरोध है, यानी कि जो V = IR, जो आप निकाले हो V = IR, इसमें जो R है, इसमें जो R है, इसका क्या निर्भरता है, इसका क्या मतलब है स्लोप से किसी ग्राफ में, ठीक है। मतलब जो ग्राफ लिया गया उस ग्राफ में स्लोप से क्या मतलब है इस रेजिस्टेंस का। अर्थात यूँ बोलेंगे कि क्या रेजिस्टेंस अगर एक से ज़्यादा लगे हैं तो क्या उनमें कोई डिफरेंट आएगा। यस, अगर हम धारा या विभवांतर में चेंजेस करते हैं, उनके ग्राफ में चेंजेस करते हैं, उनके स्लोप में चेंजेस करते हैं, तो क्या उनमें रेजिस्टेंस में भी कुछ परिवर्तन आएंगे। यस, इसको समझने के लिए हेलो बच्चों, आपको लेना पड़ेगा फिर से उस ग्राफ को, ठीक है। और इस ग्राफ में आपको बताए थे कि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर है V, ठीक है, विभवांतर, और यहाँ पे धारा है, ठीक है। यस, और इस बिंदु O से सपोज यहाँ पर एक है R1, एक है R2, ठीक है। इसका नाम R1, इसका नाम क्या देंगे, R2 देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे 2 रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ठीक है। चलिए, यहीं पर एक और हम ग्राफ लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी 2 रेजिस्टेंस लेंगे, इस बिंदु से I, यहाँ पे क्या है, R है, V है, ठीक है, कुछ ऐसा। और यहाँ पे हमने 2 रेजिस्टेंस लगाया, ठीक है। तो ये है R1 और ये क्या है, R2, ठीक है। जैसा कि अब बच्चों देख रहे हैं कि ये दोनों ग्राफ एकदम एक ही जैसा दिख रहा है, ठीक है। तो जब ग्राफ एक जैसे दिखेंगे तो उनमें पक्का कोई चेंजेस तो आएगा नहीं, लेकिन चेंजेस कब होगा, रेजिस्टेंस का इस स्लोप से क्या मतलब है। अगर यहाँ पे 2 रेजिस्टेंस लगा है तो ये है R2 और ये क्या है, R1, ठीक है। यानी जो ढलान हुआ है, जो है धातु का ढलान हो रहा है, तो पहले धातु का ढलान, इस धातु का ढलान जिस पे R2 रेजिस्टेंस है, इस धातु का ढलान जिस पे R1 रेजिस्टेंस है। तो अगर बच्चों देखा जाए तो यहाँ पर हमेशा R1 ग्रेटर होगा YI, यानी एक्सिस I से, जिस पर धारा बह रहा है, वहाँ से अगर हम देखें तो थीटा, यानी जो थीटा है वह R1 का 1 है और R2 का क्या है, R2 का है θ2, ठीक है। तो हमेशा θ1, दैट मीन्स R1 क्या होगा बच्चों, R1 क्या होगा, ग्रेटर होगा R2 से। हेलो, मैंने क्या कहा, एक बार और, R1 क्या होगा, ग्रेटर होगा R2 से, यानी कि यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वह ज़्यादा होगा किससे, दूसरा रेजिस्टेंस से पहला रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, क्योंकि इसका ढलान ज़्यादा है। सिंपल सी बात। तो जो यहाँ पे ग्राफ बना है, जो यहाँ पे स्लोप बना है, जो यहाँ पे ढाल बना है, वह R1 का साफ दिख रहा है, R1 का ज़्यादा, R2 का क्या कम है, ठीक है। अब यहाँ बच्चों, यहाँ पर भी वही बात है, लेकिन अगर हम I को हटा करके V कर दें और V को हटा करके I कर दें, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर अब यहाँ से ये कम हो जाएगा और ये ज़्यादा हो जाएगा। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पे R1 क्या है, कम है। R1 का मतलब क्या है, यहाँ पे θ1 है और ये पूरा क्या है, θ2 है। तो θ2 यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। तो यहाँ बच्चों उल्टा हो गया, R2 ज़्यादा है R1 से, ठीक है। तो दोनों में क्या देखें कि यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है वह डिपेंडेंट है स्लोप पे। किस पे डिपेंडेंट है, स्लोप पे। किसी भी ग्राफ के अंतर्गत, यानी अगर ओम का नियम ग्राफ देखेंगे, V और I में ग्राफ देखेंगे, तो वहाँ पर R चेंजेस होने लगेगा। यही बोलेंगे जो R का डिपेंडेंस है वह टोटल होता है
इस स्लोप पे आयु बोलेंगे ग्राफ है, ठीक है। तो इतनी बातें आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। क्या नोट करेंगे, क्या नोट करेंगे, रेजिस्टेंस इज डिपेंडेंट ऑन स्लोप इन ग्राफ, ठीक है। जो रेजिस्टेंस होता है वह स्लोप पे डिपेंड करता है, किसी ग्राफ में स्लोप पे डिपेंड करता है। स्लोप का मतलब क्या होता है, ढाल होता है। क्या होता है, ढाल, यानी कि उसके ढाल पे डिपेंड करता है, ठीक है। इतनी बात है, ठीक है। तो ये रही बातें थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस को लेकर के, ठीक है। अब हम बात करेंगे बच्चों, अब हम बात करेंगे ओम के नियम की शर्तें, ठीक है। क्या बात करेंगे, ओम के नियम की शर्तें, ठीक है। ओम के नियम की शर्तें, जिसमें पहली शर्त इसने दिया था, क्या दिया था, पहली शर्त दिया था कि चालक का ताप नियत हो। क्या दिया था, चालक का ताप, क्या बोला था, चालक का ताप नियत हो। यस, पहली बात बोला था, चालक का ताप क्या हो, नियत हो। दूसरी बात क्या था, दूसरी बात क्या था कि चालक में कोई विकृति ना हो, ठीक है। दूसरी बात क्या था कि चालक में कोई विकृत ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों अगर हम चालक का ताप बदले तो क्या होगा, अगर हम चालक का ताप बदलेंगे तो वहां पर प्रतिरोध भी बदल जाएगा। लिखना चाहिए, लिख सकते हैं, यदि चालक के ताप में परिवर्तन करें तो उसका प्रतिरोध क्या हो जाता है, तो उसका प्रतिरोध परिवर्तित हो जाता है। सिंपल सी बात, ठीक है। इतनी बातें आप समझेंगे, ठीक है। चालक का ताप नियत होनी चाहिए, अगर नहीं होगा तो क्या होगा, ये अंजाम देख लो। रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, इधर का उधर हो जाएगा, मतलब रेजिस्टेंस आने वाला इंतजार करें। यस, सेकंड बातें क्या कही थी, सेकंड बातें बोली थी चालक में कोई विकृति ना हो, चालक में विकृति ना हो, विकृति ना हो मतलब, तो दूसरी बात क्या कही थी, चालक में विकृति ना हो। इसका मतलब क्या है, यदि चालक की लंबाई अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल आदि में परिवर्तन हो जाता है, आदि में परिवर्तन हो जाता है, होता है, तो रेजिस्टेंस तहलका मचा देगा। तो रेजिस्टेंस नियत नहीं रहता है, तो रेजिस्टेंस नियत नहीं रहता है, ठीक है। ये दो बातें आप नोट करेंगे। पहली बातें क्या बोली है, ओम के नियम की शर्तें, पहली बातें चालक का ताप क्या हो, नियत हो, ठीक है। नहीं नियत होगा तो क्या होगा, रेजिस्टेंस भी इफेक्ट पड़ेगा। दूसरी बात है विकृत ना हो, विकृत मतलब कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए, किसमें, लंबाई, अनुप्रस्थ काट वगैरह वगैरह में कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए। अगर चेंजेस हो गया तो रेजिस्टेंस भी हार नहीं मानेगा, वो भी कहेगा मैं भी किसी से कम नहीं, मतलब वो भी क्या करेगा, बदल जाएगा, ठीक है। नियत नहीं रह जाएगा, जब नियत नहीं रह जाएगा तो ओम का नियम की धज्जियां उड़ जाएगी। ओम का नियम नियत पर डिपेंड है, चाहे चालक का ताप हो, चाहे चालक का दाब हो, चाहे अदरवाइज जो भी, वो हमेशा डिपेंड करेगा फिक्सड पर, यानी कि नियत पर। अगर नियतता नहीं बनी रहेगी तो वहाँ पे तुरंत रेजिस्टेंस मानेगा नहीं, हार नहीं मानेगा, रेजिस्टेंस में चेंजेस देखने को मिलेगा, और जब रेजिस्टेंस में चेंजेस मिलेगा तो वहाँ पे ओम का नियम का स्वाहा हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। इतनी बातें क्लियर है।
यस। तो आखिर में यहाँ तक तो बातें हैं रेजिस्टेंस को लेकर के, तो अभी तक हमने ये नहीं जाना कि रेजिस्टेंस होता क्या है। चलिए हम आपको बताते हैं रेजिस्टेंस के बारे में। हेडिंग लगाए रेजिस्टेंस। यस, रेजिस्टेंस, ठीक है। हेडिंग लगाए रेजिस्टेंस, जिसे कहते हैं प्रतिरोध। बहुत प्यारा सा टॉपिक है, ठीक है। प्रतिरोध प्रतिरोध प्रतिरोध, रेजिस्टेंस। थोड़ी मोड़ी बातें तो हो चुकी है, चलिए इसका मेन डिफिनीशन की बात करते हैं। रेजिस्टेंस 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 रेजिस्टेंस। अगर आपको रेजिस्टेंस याद करनी है तो आपको एक शब्द याद रखना पड़ेगा, अवरोध। प्रतिरोध में अवरोध याद रखिए, प्रतिरोध याद हो जाएगा। यानी लगाया गया अवरोध। कहाँ पे लगाया गया अवरोध? किसी चालक के विद्युत धारा के प्रवाह के मार्ग में जो अवरोध लगाया जाता है वही तो है भैया प्रतिरोध। यस, लिख सकते हैं किसी चालक के विद्युत धारा के प्रवाह के मार्ग में लगाए गए अवरोध को प्रतिरोध कहा जाता है या प्रतिरोध कहते हैं। सिंपल सी बात, देखिए कितना इजी है। क्या बोलेंगे? किसी चालक के विद्युत धारा के प्रवाह के मार्ग में लगाए गए अवरोध को, किसको? अवरोध को प्रतिरोध कहते हैं। अवरोध नहीं बल्कि प्रतिरोध, याद रखिए परिभाषा के लिए। यस, अगर मान लीजिए यदि किसी चालक में, कोनो चालक है, ठीक है, किसी चालक में बहने वाली धारा स्मॉल आई एंड सिरों के बीच विभवांतर, सिरों के बीच विभवांतर भी है, तो प्रतिरोध जो होगा, प्रतिरोध जिसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल आर से, ठीक है, क्या हो जाएगा? V अपान आई। क्या हो जाएगा? V अपान आई। ठीक है, सिंपल सी बात। अगर किसी चालक में बहने वाली धारा का मान क्या है? I है, और सिरों के बीच विभवांतर क्या है? V है, तो वहां प्रतिरोध क्या हो जाएगा उस चालक का? R हो जाएगा, और R का मान हो जाएगा V बटे I। क्या हो जाएगा? V बटे I। ठीक है। अच्छा भैया, इसका मात्रक होता है ओम। ठीक है, ओम को ऐसे डिनोट करते हैं, ऐसे बना करके बोलते हैं OHM ओम। ठीक है, यस। दूसरी भाषा में अगर देखा जाए तो इसका जो मात्रक होगा यह हो जाएगा वोल्ट प्रति एम्पियर, बोल सकते हैं वोल्ट प्रति एम्पियर। ठीक है, वोल्ट प्रति एम्पियर। ठीक है, या तो ओम बोलेंगे। ठीक है, चलिए जरा ओम को देखें। एक ओम का मतलब क्या होता है? एक ओम का मतलब होता है 1 वोल्ट बटे 1 एम्पियर। ठीक है, अगर हम केवल 1 ओम की बात करेंगे तो 1 ओम का मतलब क्या हो जाएगा? 1 वोल्ट बटे 1 एम्पियर। अर्थात 1 ओम का मतलब है किसी चालक में अगर 1 वोल्ट विभवांतर और 1 एम्पियर की धारा बह रही है, किसी चालक में बहने वाली धारा का मान 1 एम्पियर है तथा उस चालक में सिरों के मध्य विभवांतर या उत्पन्न होने वाला विभवांतर 1 वोल्ट है, तो वहां पर 1 ओम मिलेगा। यानी वहां पर जो विद्युत प्रतिरोध का मान होगा वह 1 ओम के बराबर होगा। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, अगर मान लीजिए इसी ओम को हम ऐसे कर दें, इसी ओम को ऐसे कर दें, अदरवाइज इसके अलावा क्या बोलोगे कि माइक्रो ओम। ठीक है,
तो क्या हो जाएगा, माइक्रो का मतलब क्या होता है 10⁻⁻6 ओम। इसके अलावा मिली ओम क्या हो जाएगा 10⁻³ ओम, ठीक है। इसके अलावा मेगा ओम तो हो जाएगा 10⁻6 ओम, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारे आप लिख सकते हो, ठीक है। चलिए यहाँ तक तो क्लियर है। प्रतिरोध क्या क्लियर है? प्रतिरोध एक प्रकार क्या है, अवरोध है, और एक ऐसा अवरोध जो लगाया जाता है कहाँ पे, किसी चालक में विद्युत धारा के प्रवाह के मार्ग में जो अवरोध लगाते हैं वही होता है विद्युत प्रतिरोध। क्या होता है? विद्युत प्रतिरोध, ठीक है। चलिए सब बात, एक और इंपॉर्टेंट बात, जो प्रतिरोध की निर्भरता है, यानी कि किसी चालक का प्रतिरोध उस चालक की लंबाई, उस चालक के क्षेत्रफल, उस चालक पर लगाया गया ताप, उस चालक पर लगाया गया दबाव आदि पर निर्भर करता है। तो आप लिख सकते हो किसी चालक का प्रतिरोध चालक की लंबाई कामा क्षेत्रफल, उसके अलावा क्या लिखेंगे, ताप व चालक के पदार्थ पर निर्भर करता है, नीचे लिखेंगे आप, ठीक है। निर्भर करता है, कैसे निर्भर करता है बाबू, कैसे निर्भर करता है? यदि किसी चालक का हम बढ़ाएंगे टेम्परेचर, का बढ़ाएंगे टेम्परेचर, सिंपल सी बात, तो उसका भैया लेंथ भी बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? लेंथ भी बढ़ेगा, ठीक है। और साथ ही साथ अगर लेंथ बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा? उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। एक बार और ध्यान देंगे, अगर किसी चालक हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो वहां पर उसका लेंथ बढ़ेगा, और लेंथ बढ़ने के साथ साथ उसका हम कहेंगे रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, यानी इंक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये रहा एक बात। और एक और बात अगर समझेंगे तो अगर हम एरिया बढ़ाते हैं, क्या बढ़ाते हैं? एरिया बढ़ाते हैं किसी चालक का, तो वहां पर उल्टा इफेक्ट, यानी रेजिस्टेंस घट जाएगा। तो इस पोजीशन बोलते हैं, इस पोजीशन क्या हो रहा है? इस पोजीशन में डिक्रीज। क्या हो रहा है? डिक्रीज। तो इतनी बातें हैं जो आपको नोट करनी चाहिए और समझनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एक रेजिस्टेंस के अंतर्गत, एक प्रतिरोध के अंतर्गत, ठीक है। मुझे तो बच्चों यहाँ तक हर एक बातें आपको समझ में आई होंगी रेजिस्टेंस में, ठीक है। अब हम देखेंगे एक और छोटा मोटा प्यारा सा टॉपिक, विच इज टोटल डिपेंडेंट रेजिस्टेंस, यानी रेजिस्टेंस पर आधारित एक और रेजिस्टेंस जिसका नाम होगा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, यानी कि विशिष्ट प्रतिरोध। आइए आपको बताते हैं विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है। तब तक के लिए स्क्रीनशॉट लें, आगे बढ़े, नोट करें। यस, तो चलिए बच्चों अब हम फाइनल बात करेंगे, ठीक है। इस लेक्चर का लास्ट हेडिंग विच इज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, यानी कि आप बोल सकते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। क्या बोलेंगे?
विशिष्ट प्रतिरोध, या यूं बोलेंगे प्रतिरोधकता, दूसरी भाषा में प्रतिरोधकता। ठीक है, स्पेलिंग लिख लो। स्पेलिंग क्या लिखेंगे? स्पेसिफिक, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस। ठीक है, एंड यूं बोलेंगे, यूं बोलेंगे बोलेंगे रेजिस्टिविटी। ठीक है, क्या बोलेंगे? रेजिस्टिविटी। ठीक है, अच्छा ये क्या है? तो चलिए बच्चों, हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक लेंगे चालक तार। ठीक है, कुछ ऐसा जैसा कि आप देख रहे हो, यहाँ पे एक चालक तार है। ठीक है, और यहाँ पे इसकी लंबाई क्या है? एल है। ठीक है, लेंथ क्या है? एल है। और ये है इस चालक तार का अनुप्रस्थ काट। ठीक है, क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे अनुप्रस्थ काट। ठीक है, अनुप्रस्थ काट। ठीक है, जिसका एरिया क्या है? इसका एरिया है, एरिया बराबर है ए। ठीक है, और इस चालक तार में आई एम्पियर की धारा बह रही है। ठीक है, और विभवांतर क्या भी है। चलिए बच्चों, यहाँ समझेंगे कि इसमें आर का मतलब क्या है, और एक आर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कब हुआ? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को हम बोलते हैं रो। क्या बोलते हैं? रो। तो इस रो का मतलब क्या है? आर से रो क्यों हुआ? यस, जरा उसको समझें। तो यहाँ बच्चों आपको दो बातें नोटेशन में करनी पड़ेगी याद। दो बातें क्या है? पहली बात यह है कि यहाँ पर आर उस चालक तार की लंबाई को होता है प्रोपोर्शनल, यानी कि अनुक्रमानुपाती। दूसरी बात, आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। ध्यान देंगे, पहली बात आर से रो होगा। आर अगर बढ़ रहा है तो यहाँ पे एरिया मतलब लंबाई बढ़ रहा है। ठीक है, दूसरी बात यह है कि अगर एरिया घटेगा तो प्रतिरोध क्या होगा? बढ़ेगा। यानी देख लीजिए, अगर एरिया घट रहा है तो प्रतिरोध बढ़ रहा है। इनवर्सली मतलब क्या होता है? उल्टा। अगर आर बढ़ेगा तो एरिया घटेगा, अगर आर घटेगा तो एरिया बढ़ेगा। पहली बात क्या है? लंबाई बढ़ रहा है तार की, तो भैया प्रतिरोध भी बढ़ रहा है। ठीक है, तो प्रतिरोध यहाँ पे दो बातों डिपेंड करेगा, दो बातों पर निर्भर करेगा। आर प्रोपोर्शनल टू एल, यानी आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। ठीक है, पहली बात है लंबाई, दूसरी बात है क्षेत्रफल। तो बच्चों अगर इसका परिभाषा लिखेंगे, तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती तथा चालक तार के या चालक के अनुप्रस्थ काट के एरिया बोले तो क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दो बातें। ठीक है, पहली बात क्या है? प्रतिरोध उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती तथा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, यस। अब बच्चों अगर फार्मूला में फिर से आए तो आर प्रोपोर्शनल है एल के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल एरिया के, इन दोनों को मिला दिया जाए तो एक प्रॉपर्टी नजर आएगा जिसे हम कहेंगे आर प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए। अगर गुणा कर दें तो क्या हो जाएगा? एल बाई ए। ठीक है, अच्छा यहाँ से बच्चों अगर हम प्रोपोर्शनल हटाते तो आपको पता भी होगा कि प्रोपोर्शनल हटाते ही इक्वल लगता है, और यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू आएगा। जिस प्रकार रेजिस्टेंस खुद आया था उसी प्रकार रो आएगा, तो रो एल बाई ए हो जाएगा। ठीक है, यही बच्चों जो आर है, जो रो है, यही है विशिष्ट प्रतिरोध। क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक है, यानी कि यही है विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक है, क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक है, कुछ ऐसा। अगर थोड़ा सा और चेंजेस करेंगे तो फॉर्मेट नजर आएगा आपको, फॉर्मेट निकल के आएगा आपको। क्या आएगा?
अगर हम डायरेक्ट निकालते हैं रो का मान तो यहाँ हो जाएगा आर ए बाई एल हो जाएगा, ठीक है। आर ए बाई क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, आर ए बाई क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब बच्चों अगर ध्यान से देखा जाए तो थोड़ा सा इसके मात्रक की बात हो जाए, ठीक है। अगर हम मात्रक की बात करते हैं बच्चों तो यहाँ पर रेजिस्टेंस है जिसका मतलब क्या होता है, ओम होता है, ठीक है। अब एरिया लंबाई दिया है तो यहाँ बच्चों ध्यान देंगे, आर दिया, एरिया का मतलब होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, तो दोनों का मापन एक ही से होता है। तो यहाँ पर अगर हम 2 बार एल कर दें, सिंपल सी बात होगा, या एल इंटू बी कर दें तो कोई दिक्कत नहीं, नीचे एल दिया तो एल सेल कैंसिल हो जाएगा और बचेगा आर इंटू बी। बी का मतलब लेंथ से होगा, लंबाई से या चौड़ाई से होगा, आर का मतलब ओम। तो इस प्रकार बच्चों इसका ओम हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा मीटर, क्या हो जाएगा, मीटर। इस प्रकार ओम इंटू मीटर इसका हो जाएगा मात्रक, क्या हो जाएगा, मात्रक, ठीक है। हर एक बातें क्लियर है, यस यस। नोट करें, नोट करें, नोट करें, नोट करें। ये रहा आपका विशिष्ट प्रतिरोध, ये रहा इस लेक्चर का लास्ट हेडिंग, ठीक है। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो लेक्चर के साथ, ठीक है। तो मुझे लगता है बच्चों एक बार आप खुद बताएं कि आपको वीडियो लेक्चर कैसा लगा, कमेंट जरूर करें और ये भी बताएं कहाँ आपको दिक्कत लगा समझने में। यस, हम लाते रहेंगे आपके साथ, आपके बीच में लगातार वीडियो, लगातार हेडिंग बाय हेडिंग, लगातार टॉपिकों का डिस्कशन। यस, चलिए तो बच्चों आज इतना ही काफ़ी है, क्योंकि हम लोग आने वाले हैं तीसरे लेक्चर के साथ। इसके आगे हेडिंग को आगे बढ़ाते हुए हम लोग समझेंगे कंबाइनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, यानी प्रतिरोधों का संयोजन क्या होता है। यस, उसमें उसके आधार पर सवाल कैसे लगते हैं, हर एक बातें समझेंगे, ठीक है। तो फिलहाल मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, अगले अंदाज में एनर्जी लेकर के, पूरी एनर्जी के साथ। और मेन एनर्जी तब बने रहेगी जब आपका सपोर्ट रहेगा। यस, तो सपोर्ट करते रहें, मेरे साथ बने रहें। यस।